एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि एसओ 2019 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 22 मई 2022 को, तो उससे संबंधित आप लोगों के बहुत सवाल हैं। सवाल किस तरह के हैं कि ज़्यादातर जो सवाल है, सबसे ज़्यादा जिससे एकदम कमेंट सेक्शन ओवरफ्लो हो रहा है, वो ये है कि हमारा डिप्लोमा मान्य होगा या नहीं होगा। और जो 5 मई वाला गाइडलाइन आया है सरकार का, और डिप्लोमा को मान्य करने संबंधित अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्मिक अनुभाग से वो आया है, वो किसी आयोग ने उसको जारी नहीं किया है, यूपीडब्ल्यूएससी या यूपीपीएससी ने। तो उसके बारे में क्या कन्फ्यूजन है आप लोगों में, वो भी मैं जितना मेरी समझ है उस हिसाब से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग के जो क्वेश्चंस आए हैं कमेंट में, उसको मैंने डायरेक्ट लिया है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको मिलते रहेंगे और उसका जो समाधान मेरे पास जेन्युइनली होगा वो मैं आपको देता चलूँगा। तो अपने तरह का एक यूनिक कंसेप्ट है इस चैनल के ऊपर। बाकी बड़े यूट्यूबर्स या और कोई भी यूट्यूबर तो करते ही रहते हैं इस तरह के कि आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आज इसीलिए मैंने ये बनाया है। और जितने क्वेश्चन है 14-15 मैंने लिए हैं ना आपके, उसमें से ज़्यादातर लोग 14-15 क्वेश्चनों से सैकड़ों लोग की जो क्वेरीज हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमन ही आ रहे हैं कि मेरा इतना है, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, मैंने कंप्यूटर में ये किया, मेरा होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और ये पूरा जो वीडियो डेडिकेटेड है वो एसओ 2019 के लिए ही डेडिकेटेड है, उससे संबंधित सारे शंकाओं का आपके समाधान हो जाएगा। इसके बावजूद आपकी कोई शंका बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान रहे कि कमेंट में जब भी आप लिखें, कुछ भी लिखें, आपको मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, भ्रामक लग रहा है या कुछ लग रहा है जिस पे आपको विश्वास नहीं है, तो विनम्र शब्दों में, मतलब भद्र शब्दों में, अच्छे शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। और वास्तव में वो विचार करने लायक होगा तो और उससे संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। और किसी का ना मेरा अधिकार होता है कि मैं आपको भ्रामक जानकारी दूँ, ये मेरा अधिकार नहीं है। और आपका भी ये एटलीस्ट नहीं है कि आप कमेंट में आके और उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करें, चूँकि यहाँ पे भैया बहनें सारे लोग हैं, एक साथ वीडियो देखते हैं ना, तो बाकी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी भी किसी की के भी कमेंट सेक्शन में कुछ जाके लिखें तो ये ध्यान रखें कि शब्दों की मर्यादा जो होती है, शब्दों की गरिमा, उस गरिमा को पार ना करें। खैर, आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस आपके लेता हूँ मैं। इस क्रम में जो पहला सवाल है वो गूगल तिवारी, नाम बड़ा यूनिक है। गूगल तिवारी जी का सवाल है कि अरे कोई ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ये बता दो। तो ऑफिशियल आंसर की से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि यही मई के लास्ट वीक में या जून के पहले वीक के आसपास आ जाएगी। तो मई तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अब एक दो दिन 3 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि 2 चीज़ें आनी है। मुझे लग रहा है दोनों नोटिस एक ही दिन आएगी। एक तो जो एलडीए, यूडीए और एसआई का कट ऑफ, और एक ये इसका ऑफिशियल आंसर की जो एग्जाम हुआ है। बाकी जितने एग्जाम हुए हैं आपने देखा होगा कि उसके आंसर की वगैरह सब आ चुके हैं। 8 मई को जो पेपर हुआ था किसका, एएनएम वाला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला, तो उसका तो आंसर की क्या, उसका आंसर की आया, रिवाइज आंसर की आया। 8 मई को पेपर हुआ था, आपको ध्यान होगा, उसका रिजल्ट भी आ गया। तो ऐसे एसओ के साथ भी होने वाला है। आज आंसर की आया, उसके बाद में 1 हफ्ते बाद उसका रिवाइज आंसर किया जाएगा, या 2 हफ्ते बाद मान लीजिए, और उसके बाद में अगले हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है, आप ये मान के चलिए। तो अगर प्रिसाइज शब्द में पूछें तो इसी पहले वीक में, मतलब 7 जून के पहले हर हाल में आपका आंसर की आ जाएगा। तो आपके इस सवाल का समाधान आपको होप्स हो कि मुझे मतलब मिल गया होगा इसका उत्तर आपके सवाल का। अगले सवाल पे चलते हैं। ये है संजय मौर्य जी ने पूछा है कि सर कंफर्म बताइए कि एडीसीए मान्य होगा कि नहीं होगा। देखो, मैं जो 5 मई वाला, जो इसके पहले मैंने बनाया था कि 5 मई को जो गाइडलाइन आई है वो इसमें लागू होगी या किस में लागू होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल ऐसे करके पूछे। कुछ लोगों को तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में पता नहीं है, फिर भी वो इसलिए कह रहे हैं कि फला में मान्य नहीं हुआ था, इसमें मान्य होगा फला। उसकी वजह ये है ना कि किसी किसी का निजी स्वार्थ होता है, उन्होंने कहीं से जानकारी नहीं जुटाई है। जैसे मैं इसलिए कह रहा था कि कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा मान्य होगा। मेरा एक दोस्त है, दोस्त के नाम का जिक्र करना यहाँ जरूरी नहीं है, पर 17 या 16 मई को, डेट थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसका लोअर पीसीएस का डीबी था। तो वो भी एसओ का पेपर 22 मई को देने वाला था। तो उसने पूछा कि सर मेरे पास क्या है कि ओ लेवल नहीं है, और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, 1 साल का है मेरे पास, और वो 2018 में मेरी डिग्री हो गई थी, वो मान्य होगी। तो वहाँ पे जो डीबी में शामिल थे, उनके यूपीडब्ल्यूएससी आयोग के ही सदस्य थे, उन्होंने डीबी किया था। टेबल नंबर सी पे शायद उसका था। तो उन्होंने बताया कि अब टेबल सी या डी ऐसे कुछ बता रहा था। तो उन्होंने बताया कि आपके पास वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और वैलिड का मतलब क्या है कि वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो, और चाहे किससे रजिस्टर्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे किसी यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया हो। कि जब हम उसको वेरीफाई करने के लिए भेजें तो वो वेरीफाई हो जाए। वो नहीं कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बना दिया है, उसका उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अलावा उसकी कहीं कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है, वो इंस्टीट्यूट मतलब स्वयं ही स्वयंभू टाइप का है, तो वो मान्य नहीं होगा। बाकी कोई भी 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, वेदर दैट इज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, वो मान्य होगा इस बार। ये उनके शब्द थे। इसी बेस पे मैं मजबूती से ये बात कह रहा था। तो ये आपका जो सवाल है कि एडीसीए मान्य होगा या नहीं होगा, अगर आपने किसी वैलिड इंस्टीट्यूशन से किया है जिसकी मान्यता है और आपका सर्टिफिकेट जांचा जा सकता है, उस पर कोई यूनिक सर्टिफिकेट नंबर पड़ा हुआ है, और जिस इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट से आपने किया मान लीजिए, और वो कहीं से और अथराइज है, कहीं से उसको मान्यता प्राप्त है, चाहे उसने मान्यता ले रखा किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से, या उत्तर प्रदेश के किसी अनुभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार से, या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, अगर उसकी मान्यता है तो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। सीधा सा मतलब उसमें ना कोई इफ ना बट, ऐसे करके उन्होंने उसको बताया था। वही चीज़ मैंने डिक्टो आपको बताया है।
तो अगर आपका ये वैलिड है, किसी ऐसे प्राइवेट स्वयं इंस्टीट्यूशन से नहीं है कि जिसने अपने अलावा कहीं से उसको उसकी मान्यता नहीं ली है, खुद से ही आपको करा दिया और खुद से सर्टिफिकेट बना के दे दिया, जिसको वेरीफाई ना हो पाए। जैसे कोई भी सर्टिफिकेट बनता है ना, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन खुलता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, तो उसे गवर्नमेंट से मान्यता लेनी पड़ती है। इनकम्प्लीट इंस्टीट्यूशन ही हो, अगर ऐसा कोई खुला गवर्नमेंट से मान्यता ले रखा है, ये अथॉरिटी है कि वो सर्टिफिकेट बना सकता है, तो उस पर यूनिक सर्टिफिकेट नंबर वो डाल सकता है, तो वो वैलिड होगा। ये ध्यान रखिए। तो होप सो कि इस वाले सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगला सवाल है, सर मैंने लखनऊ कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर नाम की संस्था से 1 साल का डिप्लोमा एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है। यह संस्था यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रार फ्रॉम मिनोरिटी अफेयर से है। क्या एसओ के लिए एलिजिबल है? ये आपने बताया यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा तो उसमें लिखा भी होगा, ये चाहे यूपी की किसी मिनिस्ट्री का नाम हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स या कुछ भी। तो अगर वो चीज़ें वहाँ अंकित है और आपके सर्टिफिकेट में एक यूनिक सर्टिफिकेट नंबर है यूपीडब्ल्यूएससी के आयोग के सदस्य के अनुसार, जिसको बाद में वेरीफाई किया जा सके सर्टिफिकेट को, तो वैलिड होगा। अगला है, सर ईडब्ल्यूएस भी है क्या इस वैकेंसी में? बिल्कुल है, ईडब्ल्यूएस भी इस वैकेंसी में है। अगर आपका 2019 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है और 2022 का भी आपके पास में, वो फाइनेंशियल सेशन का, जैसे 2019 में जब वैकेंसी आई तब का ना बना हो, तो बाद में नवंबर दिसंबर का बना हो, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर का बना हो 2019 वाले का, 19-20 का, तो वो मान्य होगा। बाय द वे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 19 का नहीं है, 22 का है, तो वो भी लेके जाएँ अपने सर्टिफिकेट, वहाँ पे वो बंदी लिखा लेते हैं आपके उसमें। अगर आयोग विचार करेगा, उसकी मर्जी, अगर मान लेता है तो मान लेता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 19 और 22 दोनों का है तो बिल्कुल मान्य होगा ही, आप ईडब्ल्यूएस में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगला सवाल है, मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग पॉइंट नाम से जो चैनल है किन्हीं का, इनका सवाल है भैया जी का कि एसओ की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो एसओ की पोस्टिंग मैं आपको बता दूं कि एसओ की पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर भी होती है, तहसील लेवल पे होती है, और तहसील क्या, वो जिला मुख्यालय पे होती है, मंडल लेवल पे होती है, और हेडक्वार्टर में होती है लखनऊ। तो सबसे पहले तो तहसील लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर मंडल लेवल पर भी कुछ एसओज होते हैं, उसके बाद में मुख्यालय में होते हैं। तो मेन आप पूछें अगर मुझसे, तो जैसे 826 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में एक एक होता है, तो टोटल 1045। अगर मैं आर्थिक संख्या प्रभाग की बात बताऊँ तो बाकी अगर परिवार कल्याण निदेशालय में आप जाते हैं तो प्रावधिक क्या कहते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, और जो क्या कहते हैं एनएचएम में भी आपको भेज सकते हैं। वहाँ ज़्यादातर तो कंट्रेक्चुअल जॉब होती है, आप परमानेंट होकर जाएंगे, और आपका तो परमानेंट ही है ये सीन, तो आप उसमें गणना करना, वैक्सीनेशन, इसका सबका डिटेल, इससे संबंधित जो सांख्यिकी है वो हिसाब किताब करना। तो आप ये डिपेंड करता है कि आप किस में आपका सिलेक्शन के बाद में कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलता है, कि मत्स्य में जाते हैं या बीमा एवं सहायतित वाला जो डिपार्टमेंट है अलग उसमें जाते हैं, आर्थिक संख्या प्रभाग में जाते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग पोस्टिंग होती है। आर्थिक संख्या प्रभाग जो मेन जो स्टेट के सांख्यिकी का पूरा प्रभाग देखता है वो है आर्थिक संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो आपकी जो नियुक्ति होगी वो होगी ब्लॉक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे। बाद में आप चाहें तो वो हेडक्वार्टर भी चुन सकते हैं। तो यही दो मेन प्लेसेज हो गए। क्या क्या अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? देखो, आपने टीचर के जॉब से कंपेयर करने के लिए कहा है, तो आपको अगर आराम और सुकून की ज़िंदगी चाहिए और होम पोस्टिंग, होम सीकर टाइप के हैं ऐसे, तो मुझे लगता है टीचर से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन करियर प्रोग्रेशन, करियर ग्रोथ, जैसे अब टीचिंग एग्जाम टीचर आप हैं, तो आप प्राइमरी में मान लीजिए हैं, तो उसके बाद में आप मिडिल में चले जाएंगे, और मिडिल से आपका प्रमोशन होता भी है, तो कहाँ प्रमोशन होगा, नहीं, मिडिल में ही रहेंगे। कहने का मतलब एमएससीपी से सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन वो करियर प्रोग्रेशन की एक सीमा है। इसमें वो सीमा थोड़ी सी टूटी है, चूँकि आप इसमें अपर सांख्यिकी अधिकारी बन सकते हैं, उसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी बन सकते हैं, और कम उम्र में हो गए तो उससे आगे भी प्रमोशन होकर जा सकते हैं। और यहाँ मतलब वैरायटी ऑफ वर्क रहेगा, अलग अलग तरह के काम रहेंगे, तो आप उबेंगे नहीं। तो ये आपको चूज़ करना है कि किस तरह से, कि आपको एकदम किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, क्या चाहिए। बाकी यहाँ करने के लिए काफ़ी वर्क रहेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग है, नो डाउट ये जॉब। अदर बेनिफिट इस जॉब का, अगर आप कुछ उल्टा सीधा कमाई के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे इसके बारे में नल एंड वाइड कोई जानकारी नहीं है, मैं रखना भी नहीं चाहता, ऐसे जवाब देने का कोई तात्पर्य नहीं है। बाकी बस अदर बेनिफिट यही जानिए कि वैरायटी ऑफ वर्क रहेगा, और स्टेट से बहुत अच्छे से आप वाकिफ रहेंगे। फील्ड में रहेंगे तो घूमने फिरने का खूब मौका मिलेगा, और एक ब्लॉक पूरा अच्छे से जानने का मौका मिलेगा, और अच्छे से सर्व करेंगे। ऑफिसर भी इस जॉब के साथ जुड़ा हुआ है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो उसका अलग ही रुतबा होता है, रोला होता है। बाकी जॉब कोई भी छोटी नहीं है, मैं तो टीचर को सबसे आरामदायक, सबसे शानदार जॉब मानता हूँ। बाकी जैसा आप सोचें, टीचर की जॉब से किसी का क्या ही कंपेरिजन है। सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद का चल जाएगा क्या, मतलब करंट ईयर का? हाँ, ये विपिन राणा जी का सवाल है। ये भी इनका बड़ा बड़ा आभार कि ये जब से मेरा चैनल बना है तब से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो विपिन राणा जी, आपको बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आगे भी चैनल से जुड़े रहिए। तो ये जो आपने बताया, आपके शंका का समाधान मैंने कमेंट भी कर दिया था कि 2022 के फाइनेंशियल सेशन का बना है। अगर आपका मान लीजिए 19 का नहीं बना है, तो आप जब डीबी के समय जाएंगे तो आपका वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, और उसके बाद में उसमें वो बंधिक लिखा देंगे कि आयोग का निर्णय इस विषय में वही प्रभावी होगा, वो जो निर्णय लेता है। तो अगर वो निर्णय लेता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो आपके शंका का समाधान इसमें हो गया। अगला सवाल है वर्षा ए.के. गुप्ता जी का। ये भी हैं जो बहन, ये भी शुरू से जब हमारा चैनल बना है तब से हमारे साथ मतलब जुड़ी हुई हैं इस चैनल के ऊपर, केएमपी द मैथमेटिकल पोएट में। तो बहन जी का बहुत बहुत आभार है। इनका सवाल है कि सर ये सब लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, बस वो लेवल वैलिड है, बाकी सब को निकाल देंगे। एडीसीए वाले हैं हमारे पास, मतलब एडीसीए वाला है हमारे पास सर्टिफिकेट, इनका ये कहना था। तो देखिए, इसका पहले ही जो पहला जवाब दिया पहले कमेंट का, उसी में मैंने खूब डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। तो होप सो कि आपका जवाब मिल गया होगा। अगर वैलिड इंस्टीट्यूशन से आपका एडीसीए है कि जिसको अगर आयोग चाहे या सिलेक्शन के बाद में अगर वेरीफाई होना चाहे तो उस पर यूनिक सर्टिफिकेट नंबर हो, वेरीफाई हो सके। वो स्वयंभू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, कहने का मतलब अगर प्राइवेट से आपने किया हो, सरकारी यूनिवर्सिटी से किया है या एफिलिएटेड कॉलेज से किया है या सरकारी इंस्टीट्यूशन से किया है, ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मान्य होगा। और
टेंशन की जहाँ तक आपने बात कही कि तो देखिए यहाँ पे कोई भी हो, कोई इस बात को बुरा नहीं मानेगा कि 50 से 60% लोग टेंशन देने के लिए होते हैं, तो आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही टेंशन मिलेगा। और ये इतनी बड़ी कोई 1000 साल की ज़िंदगी है नहीं कि हमेशा टेंशन लेके जीना। 60-70 साल ही हो रही ज़िंदगी है यहाँ पे। मैं यहाँ फालतू वाला ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ कि अभी कोई भी यहाँ पे जो चैनल पे हो 25-26 साल से 24-25 साल से तो कोई कम होगा नहीं। तो मान लीजिए कि 1/3 तो जी लिया है आपने, अब बाकी 1/3 जिसमें जॉब करना है और लास्ट के 1/3 का तो कोई भरोसा नहीं होता। तो हमेशा टेंशन लेके जिएंगे तो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, कहने का मतलब है। जो मेन गोल्डन टाइम है वो 25 से 50-52 के एज वाला वही बचा, उसमें भी टेंशन लेके अगर जीना तो बहुत तकलीफें होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भैया बहन हुआ कि ये मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। कई बार किसी का वो नहीं जानते, नहीं समझते, उनका निजी स्वार्थ होता है। और मेरा तो मानना है कि किसी को भी निरुत्साहित करने का, हतोत्साहित करने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता। अगर उसे कोई संजीवनी नहीं दे सकते, बातों से आपको नहीं दे सकते, तो ये आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा, किसी भी साथ होगा। तो हमेशा किसी का सहारा बनिए, किसी को सही से गाइड कीजिए। अगर आप अब जैसे मैं एकदम हवा में नहीं कह रहा हूँ, वो मेरा जो दोस्त था उसने वो पूछ के आया, उसको 22 मई को पेपर देना था, तो उसी के बाद के बेस पे बता रहा हूँ। अभी इसी रिगार्ड में एक भैया का और सवाल है, स्पार्क करके हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से बहुत हम्बली अपना क्वेश्चन रखते हैं, इसके लिए उनका बड़ा धन्यवाद। तो उनका जो क्वेरी है उसको मैं जब बताऊंगा उसके बारे में जो भी है, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें आप जानेंगे। तो आपका जो सवाल था इसका होप सो कि मैंने आपको आंसर दे दिया है। बाकी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, एक ही एग्जाम जीवन नहीं होता है। और यूपी SSSC आयोग के जो सदस्य हैं उनकी माने तो ये बिल्कुल वैलिड होगा अगर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है तो। समझ गए आप। अब सर 2019 वाले का बताइए, BCA मान्य होगा? उनके अनुसार तो कोई भी ऐसा कोर्स हो, जैसे अब ये कोई कह रहा है कि नहीं, इसमें मैंने कमेंट में भी देखा, उसमें क्या लिखा हुआ था कि 1 साल का डिप्लोमा मांगा तो डिप्लोमा बोले तो डिप्लोमा, उसके अलावा ग्रेजुएशन आपने किया है, कंप्यूटर साइंस कितने भी साल पढ़ा है नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, वो लेवल की जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ अगर आपने B लेवल किया है, A लेवल किया है तो वहाँ मान्य होता है। आज से नहीं, वर्षों से मान्य होता है अगर आपने एडवांस में किया हुआ है तो। अब जैसे कुछ लोग का कि यूपीपीएससी का रूल कुछ अलग था, अब यूपीपीएससी का रूल आने के पहले ये वाला जो 5 मई का रूल है ये नहीं आया था, और ये क्यों मान्य होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो मतलब उतना लंबा कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, रूल रेगुलेशन हमेशा बदलते ही रहते हैं, और ये जो नया बदला है इस हिसाब से इस बार मान्य होगा, और ये मेरे शब्द नहीं है, आयोग के सदस्य के शब्द हैं। तो सर 2019 वाले का बताइए, BCA मान्य होगा क्या उसमें? तो 1 साल BCA में तो आप 3 साल पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो वो तो बिल्कुल मान्य होगा। चूँकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके बारे में आप अवेयर हो, तो इसमें था कि अगर किसी ने 2 साल किया है तो उसको नल एंड वाइड नहीं किया जाएगा, उसको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। तो अपने 3 के तीनों साल अगर पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस तो बिल्कुल मान्य होगा, उसमें कोई तकलीफ होने वाली बात नहीं है। जब विज्ञापन ही आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ, O लेवल या उसके समकक्ष। अब समकक्ष कौन डिफाइन करेगा? हम आप डिफाइन नहीं करेंगे, इसको आयोग डिफाइन करेगा या उत्तर प्रदेश सरकार डिफाइन करेगा। अगर यूपी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ डिफाइन कर दी है तो आयोग यूपी गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, आयोग से ऊपर है यूपी गवर्नमेंट, लेकिन यूपी गवर्नमेंट से आयोग नहीं है। और अभी जो 5 मई वाला नोटिफिकेशन आया है उसमें आयोग ने ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, कार्मिक अनुभाग ने ये चीज़ डिफाइन की है। अब लोगों का क्या क्ल्यू है, ये वैकेंसी पुरानी थी उसमें मान्य नहीं होगा, इसमें मान्य होगा। उसके बाद में एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसे तो कोई 2022 में मास्टर्स किया हो वो भी मान्य हो जाएगा। तो उसका मैं बताऊंगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव और ये क्या क्या जो है हिसाब किताब। बस ये जानिए कि आपने किया है तो मान्य है, बस वो वैलिड होना चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अब ये मेरे शब्द नहीं है, आयोग के सदस्य के शब्द हैं और वैलिड हैं, जेन्युइन है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मैं तो बैंक में नौकरी करता हूँ, वैसे इतना फ्रस्ट्रेटिंग नेचर का होता है, मतलब इतना वर्क प्रेशर होता है, आप जानते हैं ना। तो मैं किसी को मिसगाइड करना मेरा उद्देश्य ही नहीं होता, कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगला सवाल है, अनोखा स्टूडेंट सर्कल करके हैं ये भैया जी, इनका है कि सर हाउ टू चेक माई सर्टिफिकेट एंड इंस्टीट्यूशंस वर रजिस्टर्ड एट नॉट। ये बड़ा सिंपल काम है कि अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें यूनिवर्सिटी के नाम का जिक्र होगा, या कॉलेज है कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का नाम होगा, या कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है जिसने दिया है तो उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन से आप पता कर सकते हैं कि आपका कहाँ से रजिस्टर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, ICT से रजिस्टर्ड है, आप स्टेट गवर्नमेंट से या कम्युनिटी वेलफेयर से, और क्या कहते हैं समाज कल्याण से, किससे आप मतलब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है आपका, कहाँ से मान्यता आपको मिली हुई। आप स्वयंभू टाइप के तो नहीं है कि खुद बना के खुद बांट रहे हैं। जैसे भी टीचिंग की वैकेंसी बीच में निकलती है उसमें PGDCA मांगा जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे फेक PGDCA कहाँ से बनवाते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बनवा लिए, वो खुद ही बना देते हैं, बाद में जब जांच पड़ताल होती है फेक आता है तो दिक्कत बहुत हो जाती है, वो तो नौकरी से निकाले ही जाते हैं और भी कॉन्सिक्वेंसेज उसके बुरे होते हैं। तो इसको करना बहुत आसान है, आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया है उससे पता कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है या वैसे फेक इंस्टीट्यूशन से है। इट इज़ सिंपल। और जहाँ से आपने किया होगा वहीं से भी आप पता कर सकते हैं कि आपने कहाँ से रजिस्ट्रेशन लिया है, कहाँ से क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पार्क जी हैं, हाँ इन्हीं के सवाल का जवाब देना था। एक तो इनकी बड़ी विशेषता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी नाम हो आपके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हैं आपके कमेंट की भाषा बड़ी प्यारी रहती है अच्छे से। तो ऐसे मतलब अपनी क्वेरी उठाई जाती है। भैया ये नोटिफिकेशन बाद में आया है, सिंपल है, O लेवल और 1 ईयर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नियम प्रोस्पेक्ट मान्य होगा, मतलब नियम प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, इनका कहने का मतलब है। इन्होंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया है, मुझे समझाया थोड़ा, और बड़ा धन्यवाद है इनको इसके लिए। कैसे तो 2019 की वैकेंसी में जिसने PG 2022 में किया है वो भी एलिजिबल है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इशू ये नहीं है कि PG 2019 में किया है 22 में किया है। मैंने बताया ना कि कंप्यूटर कोर जो भी 9 अक्टूबर 2022 के बाद अगर किसी का है कंप्यूटर कोर तो वो मान्य होने वाला नहीं है। आपका जो समय है वो 9 अक्टूबर 2019 के पहले जो विज्ञापन की लास्ट तिथि थी उसके पहले ही होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका कोर्स, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो चाहे आपकी मास्टर डिग्री हो।
तो ये वाला आपका एग्जाम्पल तो फिट ही नहीं बैठा कि 2022 में जिसने किया है वो मान्य होगा, नहीं, क्योंकि ईयर तो वहाँ पे एकदम वेल मेंशन्ड है। बस सर्टिफिकेट के टाइप को लेकर दिक्कत है कि वो कंप्यूटर साइंस वाला है या कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला है या PGDCA मान्य होगा या ADCA मान्य होगा। अब इसका समाधान सुनिए, बड़ा सिंपल है कि ये सब किसके अनुसार चलेगा। जहाँ ओ लेवल केवल हो, अगर कहीं पे ओ लेवल केवल लिखा होता तब तो सब दिक्कत ही दूर थी कि खाली ओ लेवल वाले मान्य होंगे, बाकी कोई मान्य होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खाली ओ लेवल, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ इशू ये है ही नहीं कि कौन से ईयर में क्या किया। इशू ये है कि कौन सा कंप्यूटर जो 9 अक्टूबर 2019 के पहले कंप्यूटर डिप्लोमा मिल गया है आपको, वो कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, ये वाला है। अब केवल ओ लेवल लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें, ओ लेवल या उसके समकक्ष। और समकक्ष डिसाइड करने का जो पावर है वो किसका है, या तो वो आयोग जिसने वैकेंसी निकाली है, या जैसे स्टेट में जाहिर सी बात है कि जितने आयोग हैं यूपी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं। अब जो आपने रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाली बात कही है, इस बात का समाधान मेरे पास नहीं है। इस बात का समाधान वो UPSSC आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि ये जो आ गया है कार्मिक अनुभाग वाला, ये हम फॉलो करने जा रहे हैं, इसको मानने जा रहे हैं। बस ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो वैलिड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बस नोट यही बात करनी है कि वो वैलिड इंस्टीट्यूट से हो और वो 9 अक्टूबर 2019 के पहले का हो। डन, इतनी सी बात। तो होप सो कि आप ये बात समझ गए होंगे। सर इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं? हाँ, एग्जाम में आपकी माइनस मार्किंग है, 1/4 है। मतलब जो आपका पेपर हुआ है उसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। रोशन जायसवाल जी का सवाल था ये। अगला सवाल है, डिजिटल क्लास का कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सिनोनिम होता है? कह रही है सिनोनिम बिल्कुल नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो कोडिंग वोडिंग सीखते हो उसको अप्लाई कैसे करें अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, वो सीखते हो। और वो जो उसका थ्योरी पार्ट है और डिटेल है, कोडिंग सीखें, कोडिंग बनाएं कैसे, कौन कौन सी चीज़ें कंसेप्ट में लगते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो बेसिक होता है जो वो सब चीज़ें कंप्यूटर साइंस में सीखते हो। तो ये दोनों में अंतर होता है। आप गूगल कीजिए, बहुत अच्छी डिफिनेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। और खैर इसका कोई मायने रहा नहीं, चूँकि अब जो ये किया है वैलिड, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा आपके एसओ में मांगा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों को इक्विवेलेंट मान के वो 28-30 कोर्सों की लिस्ट जारी की है, वो वैलिड कर दिया। आपने देख ही लिया होगा वो चीज़। अगला सवाल था, जब मैंने फार्म फिल किया था उस टाइम मेरा ये इन्फीमम टू सुप्रीमम, भैया जी का सवाल है, भैया जी या बहनी जी हैं, बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी हैं उनको नमन। और उनका सवाल है, जब मैंने फार्म फिल किया था उस टाइम मेरा बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आया था। फार्म फिल करने के कुछ ही दिनों में मेरा बैक पेपर का रिजल्ट आ गया, तो मेरा मार्क्स अब अपडेटेड हो चुका है, तो क्या मुझे DB में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? DB में अगर ये बैक पेपर वाला वो हिसाब किताब है, अब मार्क वगैरह आपका अपडेट हो गया है अगर, और आपके पास डिग्री है वो वैलिड, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्या है, रिजल्ट नहीं आया था फार्म फिल करने से कुछ दिनों के मेरा बैक पेपर का रिजल्ट आ गया, तो मेरे मार्क्स अब, इससे संबंधित एक चीज़ आप बनवा लेना जिसको क्या कहते हैं एफिडेविट, जब आपके DB का समय आएगा तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। EWS का सर्टिफिकेट 2019 में 20 में बना हुआ है, उस समय नहीं बन रहा था, तो वो मान्य होगा। 20 वाला भी लेके जाना, 22 वाला भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है ये भी लेके जाना, और औपबंधिक जरूर लिखाएंगे। आयोग का निर्णय इस विषय में मान्य होगा। अगर ये मान्य होता तो ठीक, नहीं तो UR में अगर अच्छे मार्क है तो सिलेक्ट हो सकते हैं। ये अमित कुमार जी का सवाल था। तो ऐसे आपके सवाल थे, इसके इधर भी कुछ सवाल थे, लेकिन ज़्यादातर इसी से मिलते जुलते थे, तो जिनका समाधान ये हो चुका होगा। और ऐसे सवाल कि इतना मेरा मार्क आ रहा है होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कट ऑफ से संबंधित मैंने 2-3 डिटेल वीडियो बना ही दी, 2 एटलीस्ट, तो वो देखेंगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा। एक इंडिविजुअल का जवाब देना उसमें बड़ा मुश्किल होगा। तो जितने भी भैया बहनों ने कमेंट किया उन सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, और आपका वैल्यूएबल कमेंट जो भी है उसका हमेशा स्वागत रहेगा। बस हाँ, उनकी भाषा मर्यादा के भीतर होनी चाहिए, और बाकी आप जब भी चाहें कमेंट करें और जिस भी इशू पे चाहें। तो मेरे पास अगर उसका कोई जेन्युइन हल है, सोल्यूशन है, कुछ बताने को है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आशा है कि यहाँ से आपके कुछ कन्फ्यूजन कम होंगे, दूर होंगे। और जिनका स्कोर बहुत कम है, मान लीजिए 40 से भी जिनका स्कोर कम है, वो मैं यही कहूँगा कि निराश तो बिल्कुल ना हो, परंतु और एग्जाम की तैयारी करते रहें। लेकिन जो 40 से अधिक वाले हैं, इसमें 40-42 से अधिक वाले हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली निराश ना हो, वो अंतिम रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप UPSC से जब कंपेयर करो तो अब इस बार जो सवाल आया है, हिंदी को छोड़ दीजिए तो बाकी UPSC से कोई आसान पेपर नहीं आया जब UPSC कराता था तो। और UPSC 300-400 पदों से ज़्यादा की कभी वैकेंसी निकालता नहीं था। एप्लीकेंट तब भी इतने ही होते थे जितने इस बार थे। तब एग्जाम देते थे 2,000-2,500, इस बार 5,000 दिए होंगे, तो वैकेंसी भी उसका दुगना से ज़्यादा है, तो रेशियो वही है। और इसमें क्या होता था कि 40% कट ऑफ था, उतना बच्चे पार नहीं कर पाते थे। वो सब इतिहास आपको पता है उससे, रेशियो के एग्जाम से संबंधित। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट 40 से भी कम अगर UR में किसी के मार्क हैं 120 में से, तो थोड़ा और भी एग्जाम आप फोकस कीजिए, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं वीडियो को, और आप इस चैनल पे बने हैं, आप स्नेह अपना दिखा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। थैंक यू।